पहला सुबह में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी। इस बीच एशियाई बाजार मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी में भी 17-18 अंकों की मजबूती है। तो पॉजिटिव शुरुआत तो होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन दिख सकता है, उनमें से एक है कोल इंडिया। सुमित, बताएं क्या वायदा कारोबार में ये एक परफेक्ट शॉट है? लगातार नीचे आ रहा है और स्टॉक में कहीं कोई स्ट्रेंथ दिखती नहीं। आज खबरें आ रही कि 4,000 करोड़ का कर्मचारियों का और ग्रेच्युटी का बोझ इन पर पड़ सकता है। तो माइनिंग घट रही है, दाम घट रहे हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब है, शॉर्ट करें इसको? एकदम सही कहा अनिल जी, शॉर्टिंग कैंडिडेट है और हर लेवल पे इसके अंदर शॉर्ट्स ही बन रहे हैं। मार्केट्स कितना भी ऊपर जाए, ये स्टॉक हर रोज और हर लेवल पे नीचे ही हमको देखने को मिलता है। इमीडिएटली कोल इंडिया का स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो ये स्टॉक ने करीब करीब पिछले 2 से 2.5 साल के लोज ब्रेक कर दिए हैं। 260 कल का क्लोजिंग है। इमीडिएटली ये स्टॉक का सपोर्ट 245 से 250 के लेवल्स के आसपास है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो फिर हमें और भी वीकनेस देखने को मिलेगी। बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। शॉर्ट्स अभी कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट लेवल्स पे शॉर्ट करते हैं तो 268 से 270 के आसपास का स्टॉप लॉस और 245 तक का इमीडिएट टारगेट, अगर वो लेवल्स टूटे तो आप ये मान के चले कि ये स्टॉक हमें आने वाले कुछ महीनों के अंदर 220-210 के लेवल्स भी दिखा सकता है। बाइंग अवॉइड करें, 268-270 के स्टॉप लॉस से सेल इनिशिएट करें। गया ये 220-210, अगले कुछ महीनों में वागले साहब भी सर हिला रहे हैं, वागले साहब के हिसाब से भी गया। तो ये शेयर, तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका ये कि बस कॉल्स बेचकर बैठ जाओ। 280, 290, 300 के कॉल्स बेचो और आराम से आपको पैसा बनते हुए दिखेगा। चलिए, पैसा आज का बनेगा इसका बस आपको पता चलने वाला है। तुरंत अब खुलने वाला है बाजार। प्री ओपनिंग सेशन में बता दें आपको किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन से और कहां होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। 17-18 अंक पर है एसजीएक्स निफ्टी। एशियाई बाजार में धीमे धीमे रिकवरी होती हुई दिख रही है। हांगकांग के बाजार मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, लगभग 0.5% ऊपर है। शंघाई हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। 175 अंक, 200 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती आपको दिखेगी। सन फार्मा 2.5% मजबूत है, हीरो मोटोकॉर्प 1.25% मजबूत है, सिप्ला 6% नीचे दिख रहा है, विप्रो 4%। विप्रो में बता दूं, हाँ अच्छी बात है, विप्रो 4% कमजोर वमजोर मत समझिएगा। विप्रो आज एक्स बोनस हो रहा है 1:1, यानी कि विप्रो का कल जो भाव था उससे आज आधा हो जाना चाहिए। तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि अचानक से विप्रो कम क्यों हो गया। तो विप्रो एक तो ये, और टीसीएस दूसरा समझ लीजिए, आज 27.5 रुपये एक्स डिविडेंड हो रहा है। तो टीसीएस का भाव भी कम होगा 27.5 रुपये से। तो ये डिविडेंड का एडजस्टमेंट होगा टीसीएस में और बोनस का एडजस्टमेंट होगा विप्रो में। एक्स बोनस यानी कि अगर आज आप विप्रो का कोई भी शेयर खरीदेंगे तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। अगर आज आप टीसीएस का कोई भी शेयर खरीदेंगे तो अब आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये कल तक का था, तो आज एक्स डेट हो गई, तो ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस बीच 45 अंक ऊपर सेंसेक्स है, 25 अंक नीचे निफ्टी है। लेकिन इस बीच रुपए की शुरुआत एकदम सॉफ्ट दिल्ली के लेवल के आसपास सुस्ती है, वहाँ पर भी सिर्फ 1 पैसा कमजोर खुलता हुआ रुपया। लेकिन सन फार्मा आज लग रहा है आज लीड करने के मूड में, 2.5-3% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही। तो ये एक स्टॉक है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। एटिया, ये जो दवा है ये बहुत बड़ी दवा है, $2 बिलियन का मार्केट है इसका और इसके लिए यूएस एफडीए से जो मंजूरी मिली है ये बड़ी पॉजिटिव है। लेकिन एक खराब खबर आ रही है इन्फोसिस की तरफ से, देखिए, बल्कि आईटी सेक्टर के लिए खराब खबर है। और पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि H1B जो वीज़ा है ये पहले लॉटरी बेसिस पर होता था और इसका गलत प्रयोग आईटी कंपनियां कर रही थीं, ये इल्ज़ाम लगाया गया था अमेरिका द्वारा। और उस नियम में बदलाव करने पर अब लगभग सहमति बन चुकी है वहाँ पर यूएस कांग्रेस की। और अगर ये बदलाव हो जाता है तो फिर ये आईटी सेक्टर के लिए दिक्कत की बात हो सकती है, इन्फोसिस के लिए दिक्कत की बात हो सकती है, दिग्गज टीसीएस के लिए भी दिक्कत की बात हो सकती है। आशीष शर्मा कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और वो विस्तार से इस खबर को भी आपको समझाएंगे। लेकिन आईटी सेक्टर ये वो सेक्टर है जो अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है और यहाँ पर थोड़ी सी चिंता की बात है फिर से आ जाती हूँ। बिल्कुल, तो इस स्टॉक पर रखेंगे नज़र। इससे पहले फटाफट पूछ ही लें चार्ट पर राय इन्फोसिस पर। बताएं कुणाल, क्या शॉर्ट करने का मौका है इन्फोसिस या फिर कोई और दूसरा आईटी स्टॉक आपको लगता हो जो शॉर्ट किया जाए? देखिए, इन्फोसिस की बात करें अनिल जी, तो मुझे लगता है कि एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है और रेंज अगर देखें तो 910 से 1040 की है और बहुत वक्त से इसी रेंज में ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपसाइड की नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि 980 के आसपास अगर ये आता है तो वहाँ शॉर्ट करें तो बेहतर रहेगा। 1000 का स्टॉप लॉस रखें, दोबारा से 920 तक इसका फिसलना तय है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आने पर शॉर्ट करें। ओके, थोड़ा ऊपर आए तो शॉर्ट करें इन्फोसिस। ये है राय इस वक्त कुणाल की। इन्फोसिस पर ये खबर हम विस्तार से आपको बताने वाले, लेकिन उससे पहले बता दें आपको कौन से हैं वो आज के 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज जो आज बताए गए हैं स्टॉक 2020 के मैच में। आइए देखते हैं अपडेट।
मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। 2 गेंदबाजों को आज जगह दी है। जो फार्म लोन वेवर महाराष्ट्र में हुआ है वो मध्य प्रदेश में हो सकता है, देश के दूसरे राज्यों में हो सकता है। इस कंफ्यूजन के चलते थोड़ा और करेक्ट हो सकते हैं पीएसयू बैंक, तो उसमें यूनियन बैंक में बिकवाली कर सकते हैं। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में थोड़ा और दबाव देखने को मिल सकता है। लैक ऑफ बाइंग भी एक वजह है जिसके चलते ये शेयर नीचे आ सकते हैं। लेकिन आपको नजर होनी चाहिए डिफेंसिव स्टॉक्स पर, और पीएसयू एज अ पैक फिर आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। एमटीएनएल आईटीआई में खबरों के चलते आज एक्शन देखने को मिलेगा। आईटीडीसी जैसे स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। उगर शुगर जैसे शेयर, राष्ट्रीय शुगर और साथ ही शक्ति शुगर और धामपुर शुगर पर नजर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी 40% से बढ़ाकर 60% सरकार कर सकती है रॉ शुगर के ऊपर। तो ये एक पॉजिटिव खबर जो इंडस्ट्री मांग कर रही थी, सरकार माना जा रहा है इस मांग को मान ले। साथ ही एक्साइड जैसे स्टॉक्स को भी आज टीम में शामिल किया है क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस अगर अशोक लेलैंड की बिकेंगी तो फिर एक्साइड जैसे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे आज। जी हाँ, बिल्कुल खबरों पे ही पूरा फोकस है, इसीलिए अशोक लेलैंड को लिया है कि इलेक्ट्रिक बसेस का बड़ा ऑर्डर हाथ लग सकता है। श्रेयास का जापान की कंपनी के साथ टाई अप हुआ है लॉजिस्टिक्स फॉरवर्डिंग के लिए। रिलायंस इंफ्रा टेक्निकल कमजोरी के चक्कर इसलिए बेचने की सलाह होगी। प्रभात डेयरी दूध की कीमतें एक बार फिर बढ़ने जा रही हैं, क्वालिटी प्राइस हाइक ले रही है और प्रोडक्ट की सेल्स बहुत बढ़िया दिख रही है। GHCL केमिकल कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी सस्ती है, 7 साढ़े 7 के पी पे मिल रही है। बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा तमाम केमिकल कंपनियों में अच्छे नतीजों के चलते तेज़ी बनती है, तो GHCL में खरीदारी की सलाह होगी। BEML यहाँ पे भी शॉर्ट है क्योंकि एक तो टेक्निकली ये वीक लग रहा है और ऐसी भी बाजार में खबरें चल रही, शायद एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो सकता है BEML का, तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। टाइगर लॉजिस्टिक्स खरीदिए, जो श्रेयास की स्टोरी है, जिस मॉडल पे श्रेयास ने टाई अप किया है बिल्कुल वैसा ही बिजनेस मॉडल टाइगर का भी है। इनके भी कस्टम्स क्लियरेंस और फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स का काम है, तो यहाँ पे भी तेज़ी बन सकती है। GMM फॉडलर इसलिए लिया है क्योंकि कल IIP के आंकड़े काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तेज हुई है और इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाने का काम करती है कंपनी, इसलिए खरीदारी करो। मिर्ज़ा इंटरनेशनल यहाँ पे तेज़ी बन सकती है क्योंकि रिटेल स्पेस में एक अच्छी मजबूती के संकेत पहले से दिख रहे हैं। तो आज इन्फोसिस 3% नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। प्री ओपनिंग ट्रेड्स अभी और सेटल होने दीजिए और देखिए आज ये दबाव में रह सकता है और सन फार्मा मजबूती के साथ कारोबार करने की शुरुआत करता हुआ। HDFC जैसे स्टॉक्स थोड़ी सी कमजोरी के साथ ओपनिंग करेंगे, लेकिन SGX निफ्टी जितना मजबूत था उतना निफ्टी मजबूत नहीं है, अब ये देखने को मिल रहा है। आप देखिए सेंसेक्स हालांकि मजबूत है लेकिन IT सेक्टर में कमजोरी बरकरार है। ये बताइए सुमित, IT सेक्टर में सबसे कमजोर स्टॉक आपको कौन सा नजर आता है चार्ट्स देखकर और डेटा देखकर? देखिए IT के अंदर हमें दबाव देखने को मिल रहा है। जब भी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो IT स्टॉक्स हमें बार बार ऊपरी लेवल से दबाव दिखाते हैं और हमें एक करेक्शन दिखा देते हैं। सारे IT स्टॉक्स में हमें अच्छे खासे रेजिस्टेंस फेस हुए। स्पेशली अगर हम HCL टेक की भी बात करें तो उसने भी एक ब्रेकआउट दिया था पिछले हफ्ते, बट वो ब्रेकआउट ऊपर सस्टेन नहीं रहा, फॉल्स ब्रेकआउट रहा और उसके अंदर भी हमें दबाव देखने को मिल गया। टेक महिंद्रा वीक दिख रहा है, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, ये सभी में हमें ऊपरी लेवल्स पे दबाव देखने को मिल रहा है। अभी इमीडिएटली टेक महिंद्रा ने कल नीचे के लेवल से तेजी तो दिखाई है, बट वो मुझे एक बार नहीं लग रहा कि कोई तेजी सस्टेन करेगी। आई थिंक एक बार इमीडिएटली IT स्टॉक्स के अंदर एक रेंज बाउंड मूव हमको देखने को मिलेगा और रेंज बाउंड विद नेगेटिव बायस। तो एक बार के लिए फ्रेश बाइंग या तो अवॉइड करें या फिर कोई साल 1.5 साल का नजरिया रख के अगर लोअर लेवल से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहता है तो IT स्टॉक्स के अंदर कॉल ले। अदरवाइज IT सेक्टर के अलावा और बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो अभी इमीडिएटली 2 से 4 महीने के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। तो इंस्टेंट मनी अगर चाहिए तो दूसरे सेक्टर्स के अंदर चाहिए, दूसरे सेक्टर्स के अंदर जाना पड़ेगा। और अगर स्लो एंड स्टडी और लॉन्ग टर्म के लिए किसी को करना है तो ही IT और फार्मा में अभी निवेश करना चाहिए। IT के अंदर फिलहाल वीकनेस देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी IT स्टॉक्स के अंदर यहाँ से करीब 4 से 5% की वीकनेस और देखने को मिल सकती है। ओके, एक और स्टॉक कल का स्टार परफॉर्मर वेल्सपन एंटरप्राइजेस। वागले साहब जरा चार्ट देखिए, 95-96 रुपए पर हमने आइडेंटिफाई किया था कि इस स्टॉक में एक्शन हो रहा है। आप बोल रहे थे 97 के ऊपर निकल जाए फिर खरीदेंगे और निकल भी गया। और 105 का शायद आपका टारगेट था कल का। हाँ 100 वो तो आ भी गया, वो कल ही आ गया था मेरे ख्याल से। 108 का टारगेट आ गया। कल आफ्टरनून शो में आई थिंक हर्षदा ने स्पॉट किया था। हाँ। और मैंने टारगेट रिवाइज किया था जो कि 130-140 के आसपास है। तो मैं समझता हूँ
यहाँ पर ये लेवल पे ओपनिंग पे मिलता है, इसके आसपास ऑब्वियसली अगर 10% ऊपर खुला तो मतलब नहीं बनता। नहीं इतना तो ऊपर नहीं खुलेगा। हाँ 108 105 ये रेंज में लिया जा सकता है। 98 का स्टॉप लॉस होगा और 130 का पोजिशनल व्यू है। आजकल आप जो पोजिशनल वाले टारगेट देते हैं वो सब एक ही दिन में हासिल हो जाते हैं। पायनियर डिस्टिलरीज वाला टारगेट भी देखिए कल आपका हासिल हो गया, 10% 9% की रैली वहां पर भी देखने को मिली 20% के अपर सर्किट के बावजूद। यस सर, 60 पैसे से मिस हो गए। अच्छा 60 पैसा, अरे सर तो ये जो स्टॉक्स हैं ये आपकी विनम्रता है एक्चुअली। 60% अच्छा आज शुगर कंपनियां देखिए क्या दमदार प्रदर्शन दिखाने के मूड में नजर आ रही हैं। अब अगर ड्यूटी इंपोर्ट वाली 40% जो है वो अभी है और वो 60% रॉ शुगर की इंपोर्ट पर लग जाती है, तो इस सेक्टर के लिए भी बड़ी राहत की बात है। हालांकि खबर अभी औपचारिक तौर से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये फैसला हो सकता है। तो आप देखिए प्री ओपनिंग सेशन में शक्ति, धामपुर, बलरामपुर, बजाज हिंदुस्तान, सारी की सारी चीनी कंपनी, उगर शुगर देखिए 5% ऊपर खुलता हुआ नजर आ रहा है। एक और शेयर है एटलस साइकिल, इसकी भी तेजी देखिए क्या बरकरार है, 5% के अपर सर्किट ये लगा रहा है। नेलकास्ट इस पर रखिएगा नजर, आज ये शेयर कमाल दिखा सकता है। इसमें भी देखिए 5-6% के अप मूव के साथ खुलने की तैयारी हो रही है। इस पर भी हम बात करेंगे विस्तार से, लेकिन जो स्टॉक्स यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो क्या दमदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। वेस्कॉन इंजीनियरिंग कल के 20% के लोअर सर्किट के बाद आज फिर से 13% नीचे सेटल होता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक कमजोरी की तरफ दिख रहा है, यहाँ पर नजर रखिएगा। तेजी से नीचे आता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक बाजार का सवाल है वो उत्साह दिख नहीं रहा प्री ओपनिंग सेशन में जो कि आपको नजर आ रहा है SGX निफ्टी में। तो देखेंगे किस तरह की शुरुआत होती है। हाँ ये जरूर है कि मिड कैप इंडेक्स में 1/4% के आसपास की मजबूती है, लेकिन सन फार्मा आज का स्टार परफॉर्मर रहेगा 3.5% के आसपास की मजबूती के साथ। विप्रो, इन्फोसिस, TCS तीनों ही आज कमजोर है। क्यों कमजोर है उसकी बड़ी जो रीजन है, बड़ा कारण है, वो पूरा लेकर हमारे सहयोगी आशीष वर्मा हमारे साथ हैं इस वक्त। आशीष बताइए क्या है दिक्कतें? देखिए अमेरिका में यूएस के जो इन्फोसिस के शेयर हैं एडीएस के तौर पे लिस्टेड हैं और वहां पे एनुअली इनको अपने एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है यूएस SEC के पास। तो उन्होंने वही कस्टमरी अपनी रिपोर्ट फाइल करी है, जिसमें जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें रिस्क इंडस्ट्री के लिए, कंपनी के लिए क्या होते हैं वो हाईलाइट करने होते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा रिस्क उन्होंने बताया है कि तमाम रिस्क में कि हमारी रेवेन्यू कंसंट्रेशन है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका से आते हैं 62% के आसपास की कुल रेवेन्यूज, और वहां पे हमें जो फीलर्स मिल रहे हैं कि यूएस एडमिन जो है, यूएस कांग्रेस जो है अपने वीजा प्रोसेस को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है, और इस सब हम सबको इस बारे में पता है। उनका कहना है कि वहां पे जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको सिर्फ एंट्री अलाउ करी जाएगी यूएस में कामकाज करने के लिए। वो जो यूएस वीजा प्रोसेस रिफॉर्म किया जा रहा है, यानी कि आसान शब्दों में अब तक जो H1B लॉटरी का सिस्टम होता था उसे रिप्लेस करके अब वो सिस्टम बदलने की तैयारी करी जा रही है। इसका मतलब कि वहां पे जो काम करने वाले लोग होंगे, कर्मचारी होंगे इन्फोसिस के, वो हायर पेड वर्कर्स होंगे। इसका मतलब होगा कि शायद उनका जो कामकाज होने वाला है, जो काम करते हैं, वो महंगा होता हुआ नजर आएगा। और इसका मतलब शायद जो क्लाइंट्स काम लेते हैं इनसे, क्योंकि इनका कामकाज करने का तरीका महंगा होगा, तो शायद इनके पास काम कम आएगा। तो बेसिकली एक फाइलिंग है एनुअल रिपोर्ट की, उसमें जो रिस्क सामने नजर आते हैं उसको उन्होंने बाखूबी हाईलाइट करा है। अदरवाइज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, मुझे लगता नहीं है वो रिस्क। इस समय हम सबको पता है मैक्रो एनवायरनमेंट के रिस्क हैं। यूएस कांग्रेस, यूएस पार्लियामेंट अगर लॉ बदल देती है तो दिक्कत होने वाली है। बस उसी बात को इन्होंने हाईलाइट किया है। बिल्कुल, चलिए तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है आशीष ये बताते हुए। पहले भी हमें पता था और अब डॉक्यूमेंटेशन और हो चुका है SEC की फाइलिंग में, घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्फोसिस का स्टॉक देखिए आज 1% प्री ओपनिंग ट्रेड में नीचे खुलते हुए इस समय आपको नजर आएगा। और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिलेगा, तो देखिए बैटरी वाले शेयर जिनकी हम बात कर रहे थे, एक्साइड जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिलेगी। अशोक लेलैंड अच्छा प्रदर्शन आज दिखाने के मूड में है। एक्साइड करीब 2% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता है। अशोक लेलैंड जिसके इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर इसको तमिलनाडु से मिल सकता है, चेन्नई में इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ेंगी, ट्रायल रन हो चुका है, तो अशोक लेलैंड मजबूती के साथ खुलते हुए। तो अमर राजा बैटरी के ऊपर भी रखिएगा नज़र। और सन फार्मा यही स्टॉक है आज जो बाजार को और फार्मा सेक्टर को आज बल देने की कोशिश करेगा। मिड कैप इंडेक्स में क्या ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट खुलने की तैयारी करते हुए और मिड कैप इंडेक्स 0.5% के आसपास की मजबूती के साथ खुलेगा। एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर, तो मिड कैप्स के लिए आज दिन अच्छा हो सकता है। इमामी एक और स्टॉक है जिस पर आज राय ली जाए, एक चार्ट देकर बताएं। कुणाल क्या है आपकी राय? जेफरीज की तरफ से टारगेट बढ़ाकर 1266 रुपए का आया है, खरीदेंगे आप?
देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है अनिल जी, अगर लॉन्ग टर्म एक व्यू लिया जाए तो इमामी से बेहतर शेयर नहीं है। लगातार ये मार्केट को आउट परफॉर्म करता आया है और मुझे लगता है उसमें कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। एक रेजिस्टेंस जरूर 1250 के आसपास मुझे दिखता है, तो 1250 तो निश्चित ये काउंटर चला जाएगा। 1250 के आसपास मुझे लगता है कि कुछ स्ट्रगल होगा, तो फिलहाल के लिए एक टारगेट 1250 रखें और मुझे लगता है कि इसमें बने रहना चाहिए। नेलकास्ट, अब इसके चार्ट देखकर बताइए वागले साहब, ये आपको कैसा लगता है शेयर, क्या और ऊपर जा सकता है? ये तो मजबूती के साथ खुल रहा है। अच्छा, ट्रैक्टर कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, रूरल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? हेमंत, 64-65 में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, Okay. जो मुझे नहीं लगता है इतने इजीली पार करेगा। और मुझे वो बड़ी मूव की आशंका तभी होगी जब 65 के ऊपर सस्टेन होगा, फिर ये 75-78 तक की मूव की तैयारी करेगा। तो फिलहाल मैं एक लिमिटेड अपसाइड की बात करूंगा। ओके, लिमिटेड अपसाइड के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं तेजी। और इस बीच खबरों के दम पर जो स्टॉक सेक्शन में दिख रहे हैं इस वक्त, HDFC पर रिपोर्ट पॉजिटिव है लेकिन स्टॉक थोड़ी सुस्ती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। शेयर शिपिंग 2.5% मजबूत है। अशोक लेलैंड 1.5% मजबूत खुलता दिख रहा है। इक्विटास भी यहाँ पर कल कुछ एक्शन दिखा था, एक बड़ा ट्रेड होता दिखा था 50 लाख शेयरों का 169 रुपये के दाम पर। यहाँ पर भी थोड़ी सी मजबूती नजर आ रही, 1-1.25% की। पेट्रोनेट LNG पर डॉइश बैंक की तरफ से बाय रिपोर्ट आई है, तो ये स्टॉक भी एक मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। इमामी की हमने बात की ही इस वक्त, और वहाँ पर थोड़ी सी मजबूती है। एक्सिस बैंक पर बाय रिपोर्ट है और एक्सिस सिटी की तरफ से 600 रुपये का टारगेट है, यहाँ पर हल्की सी मजबूती दिख रही है आपको 1/4% की। रिलायंस कैपिटल 1/4% मजबूत खुलने के संकेत ये दे रहा है। कोल इंडिया में मामूली सा नुकसान है, जिस तरह की खबरें हैं। तो ये स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर आपको एक्शन में नजर आ रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया एक और स्टॉक है जो हमारे ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने आज कमजोरी की तरफ रिकमेंड किया है। कल की कमजोरी के बाद उस पर नजर रखिए। मदरसन सुमी कल की मजबूती के बाद आज फिर से खरीदारी की लिस्ट में कुणाल के, वहाँ पर नजर रखिएगा। ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आपको आज के सेशन में दिख सकते हैं। बेहद सुस्ती के साथ खुलने के संकेत है बाजार के। 5 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स, 1 पॉइंट नीचे निफ्टी है। बैंक निफ्टी में 25 अंकों का नुकसान है। तो देखते हैं सुस्त खुलने के बाद क्या कुछ खरीदारी होती है या फिर दबाव बनता है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर एकदम शांत शुरुआत होती दिख रही है। 2 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, तो 5 अंक नीचे है सेंसेक्स। निफ्टी 6 अंक मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और मजबूती कहाँ से आ रही है? सन फार्मा से 3% की मजबूती सन फार्मा में। यस बैंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। M&M में 0.5% का इजाफा। गेल 0.5% मजबूत खुला है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी मजबूती आपको नजर आएगी। तो थोड़े थोड़े बैंक्स हरे निशान में आते हुए दिख रहे हैं। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और यस बैंक इसे लीड करने की कोशिश करते हुए। कमजोर क्या है? IT शेयर कमजोर है। टेक महिंद्रा, इन्फी, TCS ये तीनों ही कमजोर है। बता दूं विप्रो आज 1:1 एक्स बोनस हुआ है, तो विप्रो में एडजस्टमेंट है प्राइस का, वो ध्यान रखें। TCS में 27.5 रुपए का डिविडेंड है, एक्स डिविडेंड हुआ है, तो ये भी ध्यान में रखें। तो ये दो स्टॉक, ये एक दबाव बनाने वाली जो एक सेक्टर है वो IT शेयरों की है। वही मजबूती वाली सेक्टर में आप देखें तो कुछ हद तक फार्मा शेयर मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, कुछ हद तक ऑटो शेयरों में खरीदारी होती दिख रही है। आइए वायदा कारोबार में BML 1% कमजोर है। अदानी पावर 1% कमजोर है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन कल की कमजोरी को आगे बढ़ा था 1% के नुकसान के साथ। अदानी ग्रुप के स्टॉक दूसरे भी कमजोर होते दिख रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पावर, ये दोनों ही आज के सेशन में कमजोर है। तो मजबूत क्या है? सन फार्मा सबसे टॉप गेनर है, उसके ठीक पीछे है बलरामपुर चीनी 1.5% मजबूत। अशोक लेलैंड इतना ही मजबूत है। GMR इंफ्रा, गेल जैसे शेयरों में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। TV18 1% मजबूत खुलता हुआ। विप्रो में 1% का इजाफा बोनस के एडजस्टमेंट के बाद। इस बीच बाजार बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, मजबूत होते नजर आ रहे हैं। अब रफ्तार पकड़ने की कोशिश। 15 अंक मजबूत है निफ्टी और सेंसेक्स हाफ सेंचुरी मारता हुआ बैंक निफ्टी भी। और बैंक निफ्टी में देखिए 23,400 के अहम लेवल के नजदीक सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है और निफ्टी भी आज 15 अंक मजबूत होता दिख रहा है। लेकिन इन सबसे कहीं बेहतर प्रदर्शन है आज के सेशन में मिड कैप शेयरों का। लगभग 0.5% का बढ़िया उछाल मिड कैप इंडेक्स में। जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ मिड कैप इंडेक्स, और यही बाजार का मूड और सेंटीमेंट आज सुधारने का काम भी कर रहा है। भेल जैसे शेयर देखिए मजबूती के साथ आज खुलते हुए। सन फार्मा तो स्टार परफॉर्मर है ही। शुगर सेक्टर पर हम नजर बनाए हुए हैं। देखिए टॉप 3 FNO गेनर्स में बलरामपुर शुगर ने अपना नाम दर्ज कराया है। एटलस साइकिल में 5% का वापस से अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है आपको। और डेल्टा कॉप पर भी नजर रखिएगा, ये स्टॉक भी पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। जाइकॉम जैसे स्टॉक्स 8% ऊपर है। अंसल प्रॉपर्टीज में तेजी देखने को मिल रही है। तो छोटे छोटे स्टॉक्स देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाते हुए नजर आएंगे आपको। कमजोर क्या है?
टेक महिंद्रा कमजोर है। हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे सुमित बगड़िया कि ये कल की तेजी को सस्टेन नहीं कर पाएगा। अडानी पावर देखिए इसकी थोड़ा चाल सुस्ती के साथ वाली है। कोल इंडिया ने आज फिर से नया 52 हफ्तों का निचला स्तर छू लिया है। टेक महिंद्रा ही नहीं, टीसीएस भी देखिए कमजोर है। इन्फोसिस में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। मदरसन सुमी में भी कल की रैली अब थोड़ी सी ठंडी पड़ती हुई। उगर शुगर 10% ऊपर इस समय कारोबार करता हुआ। नेलकास 8% ऊपर यहाँ पर कारोबार कर रहा है। और देखिए 64 का लेवल जो वागले साहब कह रहे थे इसके ऊपर निकलेगा तभी तेजी होगी, तो उसके ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। राजश्री शुगर में भी तेजी है, धामपुर शुगर में भी, बलरामपुर, बजाज। तो शुगर सेक्टर ऑफ द डे है। साफ तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन आज के दिन दिखाता हुआ इसी खबर के चलते कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 40% के बदले अब 60% रखी जाएगी। और घरेलू शुगर कंपनियां मांग कर रही थी कि ये होना चाहिए। कोई शुगर स्टॉक कुणाल आपको चार्ट्स पर अच्छा लगता हो या फिर एफएनओ वाला जो शुगर सेक्टर का शेयर है वो अगर आपको पसंद हो तो उसके ऊपर राय दें। बलरामपुर चीनी अब देखिए 3% मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। एफएनओ का टॉप गेनर हो गया है। कोई पसंद है शेयर आपको इसमें? देखिए मुझे लगता है बलरामपुर चीनी खरीदा जा सकता है। हेमंत, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है और आप देखिए लगातार हायर बॉटम फॉर्मेशन इसमें देखी गई है। 150 के आसपास वैसे भी इसको एक बहुत मजबूत सपोर्ट हासिल है और वहीं से एक बाउंस आ रहा है। मुझे लगता है कि 170 का लेवल यहाँ दोबारा देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें 147 के रीजन में और मुझे लगता है कि 165 के पहले लक्ष्य से इसमें खरीद कर लीजिए। और सन फार्मा आज का टॉप गेनर है, इस पर नजर रखिए, लेकिन इसके साथ साथ नजर एक और स्टॉक पर रखना चाहिए और वो है ग्लेनमार्क। जो खबर सन फार्मा के लिए पॉजिटिव है वही खबर ग्लेनमार्क के लिए उतनी ही नेगेटिव है, क्योंकि जेटीआईजी जो दवा है ये ग्लेनमार्क की सब्सिडियरी इजराइल वाली वो तेवा बेचा करती थी और तेवा के पास एक्सक्लूसिव राइट था। तो अब सन फार्मा भी इस दवा को बेचेगी, तो ये सन फार्मा के लिए तो पॉजिटिव, लेकिन ग्लेनमार्क के लिए कंपटीशन बढ़ेगा और ग्लेनमार्क के लिए नेगेटिव खबर। तो इस पर जरा नजर रखिए। ऐसा नहीं कि ये खबर सिर्फ पॉजिटिव है सन फार्मा के लिए, ग्लेनमार्क के लिए ये नेगेटिव खबर होगी। ये एक मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ जिससे ये अंदाजा लग रहा है कि यही एक बड़ी खबर ग्लेनमार्क के लिए होती हुई दिख रही है। अब तक इन्हें एक्सक्लूसिव राइट था और चूंकि ये $2.5-3 बिलियन की ड्रग है, ये बहुत बड़ी ड्रग है और अगर सन फार्मा इसका मार्केट और सन फार्मा की साइज ग्लेनमार्क के मुकाबले में काफ़ी बड़ी और काफ़ी बेहतर है, तो अगर वो होता है तो फिर ग्लेनमार्क के लिए मुश्किल भरा मामला हो सकता है। तो इसके चार्ट्स पर एक राय ली जाए। बताएं सुमित, क्या करना चाहिए? क्या ग्लेनमार्क एक परफेक्ट ट्रेड बन सकता है ग्लेनमार्क शॉर्ट करने का और सामने सन फार्मा लॉन्ग कर लें? बन सकता है अनिल जी। 630 का लेवल अगर ग्लेनमार्क में टूटा तो फिर हमें मान के चलना चाहिए कि 30 से 40 रुपए का फॉल हमें जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकता है। बट सेलिंग 630 के नीचे ही आएगी। जब तक 630 का लेवल नहीं टूटता है तब तक ये 630 650 के इसके बीच में मूव दे सकता है। तो अगर 630 का लेवल टूटता है तो फिर इसके अंदर 641 642 के स्टॉप लॉस से सेलिंग कर सकते हैं और नीचे में टारगेट आप मान के चले 610 600 के लेवल हमें 2 से 3 दिन के अंदर ही देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रिक्टली सेलिंग बिलो 630 लेवल्स। और जेपी एसोसिएट्स ये क्या और ऊपर जा सकता है सुमित? इसके डेटा देखकर बताइए। देखिए भाग रहा है ये स्टॉक, क्या और ऊपर जा सकता है? जा तो सकता है ये स्टॉक, लेकिन इस स्टॉक के लिए काम करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक सडनली मोमेंटम में आते हैं और फिर फॉल दे देते हैं। दूसरा ये स्टॉक्स के अंदर जो लॉट साइज है वो भी बहुत बड़ी है। आई थिंक इमीडिएटली जेपी एसोसिएट के सिर्फ लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट लेवल से ऊपर जा सकता है। 12 रुपए 10 पैसे का स्टॉप लॉस और ऊपर में इमीडिएटली 14 रुपए तक का टारगेट। 14 रुपए का लेवल टूटेगा, उसके बाद इसके अंदर फ्रेश अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। 12 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं 14 रुपए के टारगेट के लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं फिजल आउट हो जाता है, अगर किसी को ऊपर में शॉर्ट करना हो तो वो वाला लेवल भी दीजिए, क्योंकि कल से तेजी बन रही है। अब खबरें आ रही हैं कुछ अल्ट्राटेक का सीमेंट की डील जल्द आ सकती है, तो तेजी कहां पर रुक सकती है जो आज बनी है ये भी बताइए जरूर। देखिए अभी आज की तेजी बन रही है, 13 रुपए का लेवल टूटते 14 रुपए तक तेजी जाएगी, ये तो क्लियर कट है। 14 रुपए के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इसके अंदर तेजी और देखने को मिलेगी। अदरवाइज 14 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए और वहां से छोटा सा भी अगर सेल ऑफ देखने को मिले तो सेल कर देना चाहिए। 1 रुपए का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और नीचे में वापस से 11 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल आज के लिए नहीं, आज तेजी के अंदर बैठना चाहिए 14 रुपए के टारगेट के लिए।
और इस बीच जो खबरें आ रही है वो इसके लिए पॉजिटिव है। याद रहेगी ये स्टॉक वायदा कारोबार के बैन में है, तो आपको कैश में ट्रेड करना होगा। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करें, इंट्राडे के लिए आप ज़रूर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके सीमेंट प्लांट को लेकर जो डेवलपमेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ी खबर होगी। तो 8% स्टॉक इसी खबर के दम पर आज उछाल दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। उछाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दो स्टॉक, सीएट और अपोलो टायर। टायर शेयरों में अच्छी मजबूती होती दिख रही है, पूरा टायर पैक लेकर आइए। अपोलो, सीएट, एमआरएफ, ये तीनों ही स्टॉक ओपन इंटरेस्ट गेन करते हुए दिख रहे हैं। टायर आपके सामने लेकर आते हैं और वहां से अब प्राइस एक्शन भी शुरू होता हुआ दिख रहा है। देखिए सीएट 0.5% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट 2% बढ़ता हुआ। अपोलो भी 0.5% मजबूत है, 1.5% ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ा है। एमआरएफ चूंकि ट्रेडर्स का पसंदीदा कम है, लेकिन यहाँ पर भी एक्शन होता हुआ शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो ये तीनों ही वायदा कारोबार के टायर स्टॉक्स मजबूत होने के संकेत दे रहे हैं और पॉजिटिव शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। ये बताएं सुमित, यहाँ पर आपको क्या पसंद है? अपोलो, एमआरएफ, सीएट, क्या शुरुआती कारोबार में मौके दिख रहे हैं खरीदारी करने के यहाँ पर? यस अनिल जी, एब्सोल्युटली अनिल जी। ऑटो में हम तेजी कर रहे हैं, बैटरीज में हम तेजी कर रहे हैं, तो टायर को उनके साथ ही चलना पड़ेगा। और टायर स्टॉक्स ओवरऑल तेजी के अंदर भी है। और सीएट और अपोलो ये दोनों स्टॉक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं और ऐसा लगता है कि सीएट 2000 का लेवल ब्रेक कर देगा और हमें 2200 से 2250 के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिलेंगे। आई थिंक सीएट के अंदर पिछले 3 से 4 दिनों में जो ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, आज उसका ब्रेकआउट हमको देखने को मिल जाएगा। प्रेजेंट लेवल्स पे सीएट को बाय करें। ट्रेडिंग के लिहाज से 1880 का स्टॉप लॉस लगाएं। 2000 का इमीडिएट टारगेट और इमीडिएट साइकोलॉजिकल हर्डल 2000 का लेवल क्रॉस होते ही 10% की तेजी और मान के चले, जिसके अंदर 2200 से 2250 के लेवल हमें जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें सीएट के अंदर, प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाय बनता है। ओके चलिए, तो प्रेजेंट लेवल्स पर ये शेयर फ्रेश बाय बनता है, ये राय निकल कर आ रही है। और देखिए अब जेपी एसोसिएट्स 11% मजबूत है। तो आज पहला स्टॉक जो आइडेंटिफाई किया था वो था बलरामपुर चीनी, जो 2.5% मजबूत है। और उसके बाद जेपी एसोसिएट्स सब पहला ये स्पाइक आया। देखिए यहाँ पर हमने बल्कि इससे पहले ही वागले साहब से पूछा था कि ये आज क्या कमाल दिखा सकता है, और देखिए क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। जेपी एसोसिएट्स की ग्रुप कंपनियों के ऊपर भी नजर रखिएगा। जेपी इंफ्रा, जेपी पावर, देखिए अगर वो डील हो जाती है जैसा कि खबरें आ रही हैं तो फिर ये स्टॉक भी मजबूत रहने वाले हैं। हालांकि बहुत ही छोटी टिकट साइज के शेयर हैं, 5 रुपए से नीचे जेपी पावर है। जेपी इंफ्रा में भी आप देखिए काफ़ी गिरावट हो चुकी है, लेकिन ये खबर इस पूरे ग्रुप के लिए पॉजिटिव हो सकती है अगर यही आती है। ये देखिए 8% ऊपर जेपी इंफ्रा। जेपी इंफ्रा सर कैसा लगता है, क्या एक बाउंस के लिए प्ले करना चाहेंगे? हालांकि ये छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, हम तो कहते हैं फंडामेंटली बहुत कमज़ोर भी हैं, लेकिन आज तो इन्हीं का दिन है, भागेगा। और हेमंत जाएगा तो भी मैं अभी 10% ऑलरेडी ऊपर है, तो नहीं सही बात छोड़ है, देना चाहिए। बिल्कुल, चलिए छोड़ देना चाहिए इस समय। जीएमआर इंफ्रा भी देखिए क्या बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। जीएमआर इंफ्रा चूज करेंगे क्या, क्योंकि कल इस स्टॉक ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था और यहाँ पर भी खबरें काफी सारी इंटरेस्टिंग बन के आ रही हैं एयरपोर्ट से रिलेटेड। क्या ये दौड़ लगा सकता है? ये बेटर है, ये बेटर है क्योंकि ये अभी कल का हाई को ब्रेक कर रहा है और मैं इसमें कैश के लेवल्स दूंगा। करंट लेवल पे 1830, 1835 पे बाय किया जा सकता है। आज का लो 1790 का स्टॉप लॉस होगा, तो आप रिस्क 40 पैसे की ले रहे। मुझे लगता है ये 1950 to 20 तक की जाने की क्षमता रखता है, तो 1.5 रुपये अपसाइड। फार्मा शेयरों में एक और स्टॉक बायोकॉन, इस पर नजर रखिए। बायोकॉन के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है और वो ये कि इनके कॉम्पिटिटर हैं एमगेन। इनकी जो एक दवा है जिसका 4.25 बिलियन पाउंड का एक मार्केट है अमेरिका में, तो अमेरिका के यूएस एफडीए ने उनकी दवा को रद्द कर दिया। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि बायोकॉन के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि बायोकॉन और माइलेन इन दोनों ने मिलकर इस दवा के लिए एक वो पेटेंट फाइल किया है और उसका डिसीजन अक्टूबर के पहले आने की पूरी संभावना है। तो अगर कॉम्पिटिटर की ये दवा जो रद्द हुई है यूएस एफडीए की तरफ से, जो नोवार्टिस के साथ में कोई कॉम्पिटिटर था जिन्होंने इनके दवा के लिए ये एप्लीकेशन की थी, ये खबर आ रही है। हमारी रिसर्च टीम ने हमें ये डिटेल भेजी है बायोकॉन को लेकर। तो बायोकॉन के लिए ये एक बड़ा पॉजिटिव साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो फार्मा शेयरों के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला। बताएं सुमित, आपकी क्या राय है बायोकॉन पर? वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या कोई मौका है इन लेवल्स पर? अनिल जी, तेजी की राय है बायोकॉन के अंदर। ये स्टॉक ने पिछले 8 से 10 दिनों के अंदर 910 रुपए से वन वे तेजी दिखाई है और अगर अभी इमीडिएटली 1050 और 45 के आसपास का जो हर्डल है अगर उसको ब्रेक करता है तो 50 से 80 पॉइंट की तेजी हमें और देखने को मिलेगी। आई थिंक एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस फिलहाल एक बार होल्ड करें। फ्रेश बाइंग के लिए 5 से 6 रुपए ऊपर का लेवल टूटने का और वेट करें, जो कि लगता है टूटना चाहिए। जैसे ये 1045 या 1050 टू बी वेरी प्रिसाइज लेवल तोड़ेगा तो उसके बाद हमें इसके अंदर 50 से 80 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी, जो कि शायद इसी हफ्ते में हमें देखने को मिल सकती है। 1050 के ऊपर फ्रेश बाइंग इनिशिएट करें। 1030 का
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए और फ्रेश बाइंग पोजीशंस के लिए लगाए और ऊपर में टारगेट 1100 तक के मान के चले, 1100 और 1120 तक के मान के चले। बिल्कुल। और कल भी देखिए इंसुलिन के दवा पर जो जीएसटी की दर आई थी उसके चलते भागा था स्टॉक, और आज भी जो लेवल्स बता रहे हैं सुमित, आपके लेवल्स गजब के होते हैं। आपने कहा जेपी एसोसिएट्स 14 के ऊपर निकलने में पसीना देगा और 14 पर मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, और देखिए आज का हाई एफएनओ में 14 का ही है। तो आपको एक बार फिर से बधाई हो बढ़िया लेवल्स बताने के लिए। जीएमआर इंफ्रा इस समय टॉप गेनर, और उसके बाद बलरामपुर चीनी 3.5% ऊपर, जो कुणाल कह रहे थे। कुणाल, एक बार बलरामपुर चीनी के लिए अपने टारगेट दोहराइए, क्योंकि ये सेक्टर जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से भाग रहा है। कल लगता है खबरें बाजार के दौरान थी, लेकिन बाजार का फोकस तो फार्म लोन वेवर पर था, और इसीलिए ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा था। बलरामपुर चीनी के लिए अपने एक बार टारगेट्स दोहराइए, क्या है आज के लिए इंट्राडे के, क्योंकि ये भी दिन के हाईएस्ट लेवल पर है। देखिए इंट्राडे में मुझे लगता है बेहमत ये 157 तक एफ&ओ में चला जाएगा, तो 157 इंट्राडे टारगेट है, लेकिन पोजीशनल लिहाज से मुझे लगता है 165 तक भी ये जा सकता है। तो अगर आपके पास ये या किसी ने भी आज खरीदा है, मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस 150 के आसपास रखना चाहिए। ओके, प्राइस और वॉल्यूम के लिहाज से जो एक्शन हो रहा है वो आज के टॉप 2 गेनर ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा सीएट और अपोलो टायर। देखिए सीएट में 6% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, अपोलो में 4% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जो हाई बीटा मिड कैप्स है वहां पर एक्शन बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि आधा % अब मिड कैप इंडेक्स मजबूत हो चुका है। और ऐसा ही एक और हाई बीटा मिड कैप स्टॉक जो बेहद मजबूत होने की कोशिश कर रहा है दिन के हाई पॉइंट पर, और वो है अदानी एंटरप्राइजेज। अदानी एंटरप्राइजेज पर वागले साहब जरा चार्ट देकर अपनी राय दें। 4% यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शन प्राइस का शुरू होता दिख रहा है, और 9 लाख से ज्यादा शेयर ओपन इंटरेस्ट में आज सुबह सुबह जुड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बताइए क्या मौका है खरीदारी करने का? अनिल जी, बिल्कुल मौका है, और राइट टाइम आपने स्पॉट किया है। ये अभी तैयारी है, 134 के ऊपर निकलेगा जो निकल रहा है। मैं समझता हूँ एक थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस होगा 2 रुपए का, और मुझे 140 थोड़ा लंबा 2 रुपए का, तो क्योंकि लॉट साइज 8000 का है। अच्छा, उस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है ये 142 144 के आसपास जा सकता है, तो यहाँ से 5 से 60% की मूव आज और कल में आ सकती है। वंडरफुल, तो बढ़िया पोजीशन है एकदम, ये सही लेवल है इस स्टॉक के लिए यहाँ से चलने का। तो ये एक स्टॉक है जिस पर नजर रखिए। एक और स्टॉक पर इस बीच दिन के हाई पॉइंट पर निफ्टी आता हुआ दिख रहा है, 22 अंक मजबूत है निफ्टी, और सेंसेक्स 80 अंक ऊपर है और हाई पॉइंट पर आता दिख रहा है। एक स्टॉक जो मेरे रडार पर आ रहा है वो है मनपसंद बेवरेजेस। कुणाल, इसके चार्ट्स देखिएगा मनपसंद बेवरेजेस के, और इस पर मैं राय आपसे इसलिए लेना चाहता हूं, मेरी स्क्रीन पर एक लगभग 80,000 शेयरों का एक कारोबार होता हुआ दिख रहा है मनपसंद बेवरेजेस का एनएससी पर, और ये ब्लॉक डील बड़ा ट्रेड हुआ, 0.15% हिस्सेदारी मनपसंद की बदली है, 765 रुपए के दाम पर ये एक ट्रेड होता हुआ दिखा है। तो मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों से स्टॉक थोड़ा दबाव में था, शायद इसी ट्रेड की वजह से कि एक ब्लॉक बदलना है, अब बदल चुका है। क्या यहाँ से एक अच्छी तेजी मनपसंद में बन सकती है इस बड़े ट्रेड के बाद? बताएं कुणाल। निश्चित बन सकती है अनिल जी। मुझे बहुत समय से मैं इस काउंटर पे बुलिश हूँ, और मुझे लगता है कि जिस तरह का इंस्टीट्यूशनल सेटअप यहाँ पर है, इस काउंटर में और बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस 750 के रीजन में रखें, और इसमें एक पोजिशनल लॉन्ग टर्म बाय लें, तो मुझे लगता है कि 880 तक भी चला जाएगा। स्टॉप लॉस 750 पे लगाना न भूलें। ओके, तो इस पर नजर रखिएगा, और नजर रखिए छोटी छोटी कंपनियों के ऊपर, क्योंकि यही आज कमाल दिखा रही है। और बैंक निफ्टी ने इस बीच देखिए शतक जड़ा है, जहाँ 100 अंक ऊपर है, और आज बाजार को संभालने का काम ये सूचकांक साफ तौर पर कर रहा है। कल इसी की वजह से कमजोरी थी, और आज देखिए ये उभरा है, तो बाजार भी आपको, सेंसेक्स भी देखिए आपको 100 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए सुमित, क्योंकि एक ही दिन का करेक्शन दिख रहा था, ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी पर। आप कौन से लेवल्स पर नजर रखेंगे फिर आज? यस, एब्सोल्युटली राइट। मार्केट ओपन होने के पहले हमने डिस्कस भी किया था कि कल हमें दबाव देखने को मिला है, बट ओवरऑल तेजी का ही व्यू है बैंक निफ्टी में। मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली चार्ट के हिसाब से इसने मूव दे दिया है, और यहाँ से जैसे ही ये 23,600 का लेवल तोड़ेगा बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल्स, तो हमें ये 23,700 तो इमीडिएटली शायद इंट्राडे में भी दिखा सकता है, और इस हफ्ते में फिर हमको 23,900 और 24,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब जब तक ये दोबारा इंट्राडे में 23,400 450 के नीचे नहीं जाता है, तब तक कोई घबराने की बात नहीं है। और 600 का लेवल टूटा तो 700 तो इमीडिएटली है, फिर 23,900 और 24,000 के लेवल्स भी हमको इसी हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक कल की जो फॉल थी वो वापस पूरी की पूरी एंगल्फ होते हुए हमको देखने को मिल रही है। ओके, तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अपने अहम सपोर्ट लेवल से निकलकर
हमारे आज के टारगेट 23,600 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर पहुँच चुका है ये अहम लेवल, और सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स लगभग 100 पॉइंट ऊपर हो, और निफ्टी भी 9,650 का पहला टारगेट के बेहद करीब पहुँचता हुआ। एक स्टॉक जो बेहद मजबूत है पिछले कई दिनों से, NIT टेक, ये स्टॉक IT शेयरों की कमजोरी के बावजूद कभी कमजोर होता नजर नहीं आता, और आज भी देखिए फिर से NIT टेक में मैं देख रहा हूँ लगभग 1.5% के आसपास की तेजी बनती हुई दिख रही है, और 3% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा होता दिख रहा है। यहाँ पर मजबूती है। ये बताएं सुमित, क्या आपकी राय है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए NIT टेक में खरीदारी की? अब तो ये FNO का स्टॉक है, और कोई ऐसे पोजिशन बनने के संकेत हैं आपको? देखिए अनिल जी, मूवमेंट तो देखने को मिल रहा है, और यस वॉल्यूम भी हमको देखने को मिल रहा है। शायद हो सकता है स्टॉक के अंदर हमें मूव देखने को मिले, बट थोड़ा सा डाइसी है। आई थिंक फ्रेश बाइंग के लिए एक लेवल्स में बता देता हूँ, 570, 572, 573, उसके बाद ही अनिल जी फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। अदरवाइज एक बार फ्रेश बाइंग अवॉइड करें, क्योंकि पूरा ओवरऑल सेक्टर दबाव में है। तो ये स्टॉक तेजी होने के बावजूद थोड़ा सा दबाव दिखा सकता है, भले ही ये मंदी ना करे, बट तेजी करने में हो सकता है हमको ऊपरी लेवल्स पे दबाव देखने को मिले, क्योंकि बाकी सारे स्टॉक्स मंदी के अंदर है। आई थिंक इमीडिएटली अगर ये स्टॉक ने 572, 573 के लेवल्स ब्रेक किए, तो फिर ये स्टॉक के अंदर हमें 630 तक का मूव देखने को मिलेगा। 572, 573 के ऊपर क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। अगर ये क्लोजिंग देखने को मिली तो 10 से 15% की तेजी हमें ये स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये स्टॉक को रडार पे जरूर रखना चाहिए, वॉच लिस्ट पे जरूर रखना चाहिए। जब भी IT स्टॉक्स में मूवमेंट आएगा तो NIT टेक सबसे पहले भागेगा, और हमें 630 से 650 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। प्रेजेंट लेवल से अगर बाइंग करनी है तो थोड़ा सा वेट करें, 572, 573 के ऊपर ही बाइंग करें, और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 548, 550 का लगाइए। कुणाल, IIFL होल्डिंग, इसको देखकर बताइए कैसा लगता है, क्योंकि ब्रोकिंग कंपनियों में अच्छी तेजी बनी हुई है, और ये वो स्टॉक्स हैं जो लगातार बाजार को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। क्या आपको लगता है आगे आने वाले दिनों में और अच्छी तेजी बन सकती है? पोजिशनली टारगेट दीजिए IIFL होल्डिंग पर, और इंट्राडे का हो तो वो भी दीजिए सर। देखिए डेफिनेटली हेमंत, तीनों शेयर्स जो मुझे बस पसंद है इस स्पेस में, इसमें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल है, जियोजीत है और IIFL, तीनों के चार्ट्स बहुत ही बेहतर हैं। और IIFL की आपने बात की, मुझे लगता है कि इंट्राडे में आपको यहाँ पर 625, 630 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे पोजिशनल लिहाज से, क्योंकि ये सारे ही काउंटर्स अनचार्टेड टेरिटरी में लाइफ टाइम हाइस बना रहे हैं, इसलिए टारगेट दे पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर 675 के लेवल, 700 के लेवल्स आपको इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है, मुझे लगता है निश्चिंत होकर के बने रहना चाहिए। ओके, तो ब्रोकिंग कंपनियों में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। एक और स्पेस जो हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, अब देखिए सेंचुरी बैंक निफ्टी ने भी मार दी, 100 अंक ऊपर है। प्राइवेट बैंक्स मजबूत होते दिख रहे हैं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन बैंक निफ्टी की तेजी का और मिड कैप शेयरों की तेजी का बनाकर देखें, यानी कि मिड कैप प्राइवेट बैंक अगर देखें, DCB ये मेरे रडार पर आ रहा है। DCB में एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे, और स्टॉक 2% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट 3% बढ़ता हुआ, 2.25 लाख शेयर DCB में ऐड होते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में, शुरुआती कारोबार में। तो अगर बैंक निफ्टी मजबूत होना है तो शायद भागने में ये शेयर आगे रह सकता है, अगर वागले साहब के चार्ट सपोर्ट कर दे तो। अनिल जी कैसे कर लेते हैं आप, मेरे को यही शब्द आ रहे हैं। ऑन अ सीरियस नोट, आपने जब बात की तो 205 था, अभी 208 हो गया। मैं स्टॉप लॉस 205.5 का दूंगा, और 215, 217 का मुझे लगता है इंट्राडे में ही आना चाहिए। पोजिशनल, हाँ 215 इज 6 रुपीज 3%। और अगर आप पोजिशनल व्यू देंगे, ये इतना अच्छा पैटर्न है, मुझे 220, 222, 230 तक के, मतलब उसमें 1-2 दिन का ब्रेक हो सकता है। ब्रेक लगाओ वागले साहब के लिए 300 के टारगेट आज ही आए। अच्छा, इन्वेस्टर्स के लिए 300 के टारगेट, इसका बेसिक पैटर्न बहुत अच्छा बहुत है। मजबूत है। तो आप गलत भी पड़ जाए तो ये कम गिरना है, दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू कन्वे। और ये स्टॉक तो झुनझुनवाला साहब के पोर्टफोलियो में है। अच्छा, उनके लेने के बाद साल 1.5-2 साल तक लोगों को बड़ा परेशान किया, शेयर चलता नहीं था, हिलता नहीं, सेम वैसे जैसे एडलवाइज। लेकिन जब अब चलना शुरू हुआ है तो बेहतरीन फंडामेंटल वाला स्टॉक, और जहां टेक्निकली शॉर्ट टर्म भी टारगेट्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म सब कुछ बढ़िया है। चलिए, अच्छी बात है। ओके, NIT इस बीच 8% ओपन इंटरेस्ट, क्या ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई में देखिए, C8 देखिए 11% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, NIT में, अदानी एंटरप्राइजेज में 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ। तो एक्शन पूरा वॉल्यूम वाइज जो होता दिख रहा है, और टायर स्टॉक्स बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। दिन के हाई पॉइंट पर फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स बेहद मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। जबरदस्त प्रदर्शन। अच्छा देखिए, जो कहा है कि भागेगा वही भाग रहा है। शुगर सेक्टर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ, और जो
बताया जा रहा है कि कमज़ोर होगा, वो भी देखिए बिल्कुल सही राय है। सुमित कह रहे थे कि टेक महिंद्रा बेचिए, देखिए सबसे खराब प्रदर्शन आज यही है, स्टॉक जो दिखा रहा है। आज कोलगेट में दबाव है, मदरसन सुम्मी रैली के बाद अब ठंडा पड़ता हुआ। इवन M&M फाइनेंशियल्स भी आज थोड़ा कमज़ोर है। M&M फाइनेंशियल्स ये बड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है सुमित, पिछले कुछ दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, आज ठंडा हुआ है। गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए या फिर जो रैली होनी थी हो चुकी है? M&M फाइनेंशियल्स पर क्या राय है, चार्ट्स देखकर और F&O के डेटा को देखकर बताइए सर। नहीं, इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये स्टॉक ने सबसे पहले जो रैली स्टार्ट करी थी वो 290 से स्टार्ट करी और 8 से 9 दिनों तक इसने कंटिन्यूसली तेजी दिखाई, जिसमें 100 रुपए की हमको तेजी देखने को मिली थी। ये उसका रिट्रेसमेंट है। हमें ऊपर में 390 के लेवल से एक फॉल देखने को मिला है, जिसके अंदर ये अभी 348 के लेवल्स के आसपास आ चुका है। आई थिंक शायद थोड़ा सा और फॉल देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 8 से 10 रुपए की करेक्शन हमको देखने को मिल सकती है। मंदी नहीं, करेक्शन। अगर ये फॉल देखने को मिलता है तो नीचे के लेवल्स पे बहुत अच्छा बाय होगा। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे भी इसके अंदर बाइंग कर लेनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो प्रीवियस हाइज थे, जहां पे स्टॉक ने 348 350 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था, ये वही लेवल्स पे आ चुका है। अब अगर यहां से घुमा तो ये स्टॉक के वापस से ऊपर में टारगेट होंगे 400 के लेवल। इमीडिएट टारगेट 400 के होंगे। अगर 400 के लेवल टूटे तो 450 तक के लेवल्स भी आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लॉन्गर टर्म टारगेट 450 तक के होंगे, बट प्योरली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से 390 से 400 के लेवल हमको वापस से देखने को मिलेंगे। गिरावट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, गिरावट में खरीदारी करें। M&M फाइनेंस में घबराए नहीं, आज की कमजोरी से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर होती दिख रही है और IT शेयर भी कोई ऐसा बड़े गिरते हुए दिख रहे हो वैसा नहीं है। गिरावट काफ़ी सीमित है। इनफैक्ट निचले स्तरों से IT शेयर थोड़े थोड़े रिकवरी होते हुए दिखे। इनफैक्ट विप्रो मजबूत खुला था, वो कमज़ोर हो गया। बाकी शेयर जो कमज़ोर खुले थे थोड़े थोड़े रिकवर होते दिखे। इन्फोसिस की कमजोरी सिर्फ 0.5% की है, TCS 0.5% कमज़ोर है। ये वजह कि जो कुछ मिड कैप IT स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा था वो हमने आपके सामने रखा। आप देखिए बैंक्स में OBC यहाँ पर मेरे ख्याल से वायदा कारोबार के बैन में नहीं है, लेकिन OBC बैन में होने के बावजूद बढ़ता हुआ दिख रहा है। JP एसोसिएट बैन में होने के बावजूद साथ पे आज तो ऐसा लग रहा है कि बैन वालों का दिन है। जो बैन में वो बड़े मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। कैश बेस्ड खरीदारी थोड़ी होती दिख रही है। तीसरा टॉप गेनर बलरामपुर चीनी दमदार प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर काफ़ी शानदार खरीदारी होती दिख रही है। DCB बैंक अब 210 रुपये के नज़दीक पहुँचने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइजेज दिन के हाई पॉइंट पर है, यहाँ पर अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। तो काफ़ी मजबूती के साथ एक और स्पेस सीमेंट शेयरों की SCC देखिए जरा। SCC में एक्शन शुरू होता दिख रहा है। 4-5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है SCC में। ओके, स्टॉक में भी दिन के हाई पॉइंट पर एक्शन आता हुआ दिख रहा है। वागले साहब खरीदेंगे SCC इन लेवल्स पर? बिल्कुल खरीदेंगे। 1630 का वो लेवल था, अभी बात करते करते ब्रेक हो गया। एक 10 रुपए का आप स्टॉप लॉस, और मैं ये क्लोज कॉल दूंगा इंट्राडे। 10 रुपए स्टॉप लॉस डाउन साइड, 30-35 रुपए टारगेट। मतलब 30-35 ऊपर का टारगेट या ऊपर का टारगेट 1665। अच्छा, 1665 का टारगेट। अभी 1632 है और आप 1620 का स्टॉप लॉस लेंगे तो 12-13 रुपए की रिस्क बनती है और 1665-68 का टारगेट होगा। बिल्कुल, चलिए तो SCC के ऊपर रखिए नजर। अच्छी तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है। साथ ही JP ग्रुप देखिए सारा का सारा दौड़ लगाता हुआ। JP इंफ्रा, JP पावर, JP एसोसिएट्स, यहाँ पर तेजी। आज छोटे मझौले शेयरों का ही दिन है। श्री रेणुका शुगर, हालांकि जो शुगर वाली खबर है वो श्री रेणुका के लिए पॉजिटिव नहीं है। आप देखिए सारे शुगर भाग रहे हैं, तो ये भी भाग रहा है। दरअसल इनका काम है कि रॉ शुगर इंपोर्ट करके और उसको फिर बनाकर शुगर बनाकर बेचना, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है। लेकिन देखिए जब कहते हैं ना सब भागते हैं, तो ये शेयर भी आज सेम वही चीज ग्लेनमार्क के साथ है। ये देखिए जेटिया ग्लेनमार्क अकेला मार्केट कर रहा था। टेवा इनकी जो इजराइल की सब्सिडरी कंपनी है, अब सन फार्मा भी करेगी, तो कायदे से देखा जाए तो ग्लेनमार्क के लिए तो झटका है। लेकिन जब भाग फार्मा शेयरों का दिन है। अच्छा, वेस्कॉन जिसका जिक्र हम कल कर रहे थे, कल लोअर सर्किट लगा था स्टॉक में। बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है, अभी आप देखिए लोअर सर्किट लगा था इस खबर के चलते कि जो लोधा ग्रुप है वो इसको खरीदेगा नहीं, ये प्रेफरेंशियल शेयर कर इशू देने वाले थे उस कंपनी को। और उसके बाद आज ये शेयर 16-15% नीचे था और क्या रिकवरी, यानी निचले स्तरों से करीब 12% की रिकवरी देखने को मिल रही है। आज रिकवरी का ही दिन है। आप देखिए खराब खबरें भी जहां पर हो वहां पर भी रिकवरी देखने को मिल रही है और रिकवरी ही प्ले हो रही है। बैंक निफ्टी हो, मिड कैप इंडेक्स हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, वेस्कॉन कल के सबसे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो, तो आज नाम रिकवरी का ही है। तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ भारत फाइनेंशियल पर सुमित, हालांकि लग रहा था कि थोड़ा ओवरहैंग जारी रहने वाला है, लेकिन आप देखिए ये शेयर क्या रिकवर कर सकता है आज के दिन? कल इसको भी मार पड़ी थी, 4% नीचे जाकर बंद हुआ था। फार्म लोन वेवर जो महाराष्ट्र में अनाउंस हुआ है उसको देखकर लगा कि शायद दिक्कत हो सकती है, या अवॉइड करेंगे इसे आप?
बिल्कुल रिकवरी देखने को मिल सकती है। आई थिंक भारत फाइनेंशियल्स के अंदर 670 का भी फाइनल सपोर्ट है। अगर वो लेवल टूटता है तो उसके बाद ही हमको फ्रेश वीकनेस मंदी देखने को मिलेगी। जब तक 670 के लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक ये स्टॉक के अंदर अब फ्रेश सेलिंग अवॉइड करें प्रेजेंट लेवल्स पे। एट द सेम टाइम तेजी कब देखने को मिलेगी? 725 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है 1 से 2 दिनों के अंदर, तो फिर हमें स्टॉक के अंदर वापस से ऊपर की तरफ 780 से 800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो ओवरऑल रेंज बना के रखनी है 670 800 भारत फाइनेंशियल्स की। ऊपर में अगर 725 टूटा तो 780 से 800 के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। प्रेजेंट लेवल्स पे सेलिंग अवॉइड करनी है। अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो 670 के स्टॉप लॉस से करे। 725 का लेवल टूटते कन्विक्शन बढ़ जाएगा 8 से 10% की तेजी के लिए। लेकिन अगर बाजार थोड़ा ऊपरी स्तर पर रुकना है कि जैसे कि 23,600 के आसपास निफ्टी रुके है या निफ्टी 9,500 650 9,675 रुककर अगर कमजोर हो तो फिर एक स्टॉक जो कमजोर होगा वो कल का हमारा आइडेंटिफाई किया हुआ जस्ट डायल, यहाँ से भी। और आज भी आपने दिया ना जस्ट डायल? नहीं, आज नहीं दिया, लेकिन ये कमज़ोर होने के लिए तैयार होता दिख रहा है वागले साहब। देखिए आज फिर से दिन के लो पॉइंट पर जस्ट डायल आ रहा है 410 के आसपास। और कमजोरी की तरफ अगर ओपन इंटरेस्ट, वैसे आज ओपन इंटरेस्ट कमजोरी की तरफ किन्हीं शेयरों में बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जहाँ बढ़ा है उसमें जस्ट डायल है, यानी कि अभी भी इन लेवल्स पर भी लोग शॉर्ट पोजिशन बनाए। देखिए जैसे ऊपर खुलता है किस तरह से लोग इसे बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। जहाँ से खुला वहाँ से ये नीचे का वो स्लोप बनाता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट करें, यहाँ से गिरने के लिए तैयार है। यहाँ से कल हमने आपको याद होगा 405 की टारगेट की बात की थी। हाँ। वो आएगा और जैसे ही वो ब्रेक होगा फिर वो 395 392 के जो टारगेट्स हम लोग बोल रहे थे वो मुझे लगता है आएगा। तो 417 का स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, और 395 का टारगेट होगा, और ये 1 से 2 दिन का भी होगा। ओके, 1 से 2 दिनों के लिए 390 मतलब 400 के नीचे जाना तय है। 1 से 2 दिनों के लिए यहाँ से भी और कमजोरी करें। इंटरेस्टिंग बात ये कि अच्छा ये जस्ट डायल कैश में पहले मुझे लग रहा था कि शायद डिस्काउंट पर चल रहा है, नहीं डिस्काउंट पर नहीं है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि कोई बड़े एग्रेसिव शॉर्ट्स बने हुए हों, लेकिन आज 2% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है और 1% स्टॉक कमजोर है। अदरवाइज बाजार है मजबूत। वक्त है आप सबसे विदा लेने का। कुणाल सरावगी जी, सुमित बगड़िया जी और वागले साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। पहला सौदा में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CIO कुंज बंसल साहब। बंसल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। कल जिस तरह के डेटा आए शाम को IIP के और CPI के, क्या लगता है आपको? 2 सवाल हैं इसमें। पहला तो ये कि अब अगस्त की पॉलिसी में ब्याज दरें कम होना तय है क्या, और दूसरा ये कि फिर क्या बैंकिंग शेयर खरीदेंगे, यदि हाँ तो कौन से, प्राइवेट या सरकारी? देखिए, ब्याज दरों का तो फ्रैंकली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डेटा RBI को भी दिख रहा है और RBI ने खुद अपनी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन कम की थी और उसके बाद भी वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि RBI इंटरेस्ट रेट कम करेगा क्या, मेरे पास जवाब नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि उन्हें कम करना चाहिए क्या, मेरे पास जवाब है हाँ। पर वो कंसिस्टेंटली मार्केट के पीछे रहे हैं, बिहाइंड द कर्व जैसा अंग्रेजी में बोलते हैं, और मार्केट रुक नहीं रहा है। अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते जब RBI की पॉलिसी आई थी तब से अब तक करीब करीब 10 बेसिस पॉइंट का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड में रिडक्शन हो चुका है। तो इसलिए पता नहीं, बट मेरे को लगता है अगर अगस्त तक डेटा का सपोर्ट कंटिन्यू रहा, जो अभी अब तक करीब 2 महीने बाकी है, इनफैक्ट क्यों ना ऐसा हो कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डेट तक इंतजार करें, उसके पहले ही करंट डेटा को ध्यान में रखते हुए और बीच में भी आके इंटरेस्ट रेट कम कर दें, तो वो एक बहुत अच्छा सिग्नल मार्केट के लिए रहेगा। रहा सवाल बैंकिंग शेयर्स का, तो जी हाँ, बैंकिंग शेयर्स में ओवरऑल इंटरेस्ट है। जैसा हम देख ही रहे हैं कि बैंकिंग इंडेक्स लाइफ हाई पे है और सेलेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मार्केट में रहती हैं। ऑफ कोर्स एक मार्केट का भी एक व्यू लेना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट का व्यू किसी का करेक्शन का है तो उतना रुकना चाहिए, बट नहीं है तो मीडियम टर्म के हिसाब से मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बैंकिंग शेयर में। और उनमें से एक अपॉर्चुनिटी है एक छोटा शेयर सिटी यूनियन बैंक। तो कंपनी का मार्च क्वार्टर का नंबर्स भी अच्छा आया था डिस्पाइट ओवरऑल प्रिवेलेंट स्लो डाउन। डबल डिजिट में उनका एडवांसेस और नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ था। प्राइस टू बुक 2+ पे है, बट जिस हिसाब से उनका रिटर्न ऑन एसेट धीरे धीरे इंप्रूव होकर 1.5 1.6 की तरफ आ रहा है, मुझे लगता है ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हो सकती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कुछ कहना मुश्किल है। ओके, तो सिटी यूनियन के अलावा इंडो काउंट भी आपको पसंद है, इसके बारे में भी बताइए। जी हाँ, अगर हम थोड़ा सा सेक्टर चेंज करें, बैंकिंग सेक्टर से जाएं, तो एक इस बाजार में जो ईयर हाई या लाइफ हाई पे करीब करीब इंडाइसेस हैं, 9,600 पे निफ्टी है और 31,000 पे सेंसेक्स है, और काफ़ी सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स के वैल्यूएशन भी लाइफ हाई पे हैं। तो एक क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, अगर ऐसे बाजार में फिर भी इन्वेस्ट करें तो वैल्यूएशन कंफर्ट कहाँ आता है? तो मुझे लगता है एक टेक्सटाइल सेक्टर है
जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, जिस हिसाब से कंसिस्टेंटली सेक्टर ग्रोथ दे रहा है। और उसमें एक इंडोकाउंट शेयर है। पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक रही है और वो इंटेंशनली वीक रही है। कंपनी कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर रही है और उसके चलते उसे शॉर्ट टर्म में सेल्स में डिप लेना पड़ा। बट मुझे लगता है उस वजह से एक ये अपॉर्चुनिटी है जो करीब 8-9 टाइम पीई पे मिल रही है। 19-20% का कंपनी का एबिटडा मार्जिन है और 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। आने वाले साल में FY18 में और 19 में अब कंपनी की ग्रोथ वापस आनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि कंपनी ने इंटेंशनली ग्रोथ में डिप लिया था अपनी लॉन्ग टर्म सेल्स को पिकअप करने के लिए। 90% बिजनेस कंपनी का एक्सपोर्ट्स का है और सारे यूएस मार्केट के बड़े रिटेलर्स को होम फर्निशिंग और अदर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का काम है। तो गिवन दी गुड कंफर्ट ऑफ अच्छे फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन, मुझे लगता है ये एक शेयर है जो वापस मीडियम टर्म में अच्छा रिटर्न देगा। तो इंडोकाउंट अब तो वायदा कारोबार का स्टॉक भी है और काफ़ी एक्शन में रहता है, तो ये एक और स्टॉक है जहां पर आप मौका देख सकते हैं निवेश करने का। सिटी यूनियन बैंक आज चूंकि सारे प्राइवेट बैंक्स, खासतौर से मिड कैप प्राइवेट बैंक्स एक्शन में, प्राइवेट बैंक ही पसंद आते हुए दिख रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। और आप देखिए बैंक निफ्टी लगभग 100 पॉइंट की तेजी के साथ कारोबार भी करता हुआ दिख रहा है, तो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और तीसरी पिक के तौर पर कुंज ने एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टॉक चुना है, एसएल प्रोपेक। बताएं कुंज, क्यों पसंद है आपको और कितने रिटर्न्स यहाँ पर आप देख रहे हैं आते हुए? कितने रिटर्न्स तो समय ही बताएगा। ये तो टाइम के साथ ही पता लगता है कि कौन सा शेयर आउट परफॉर्म हुआ और अंडर परफॉर्म हुआ। पर यह है कि ये कंपनी करीब करीब सारी FMCG कंपनीज को इंडिया में भी और ग्लोबली ट्यूब्स सप्लाई करती है, स्पेशलिटी पैकेजिंग कंपनी है। तो इसकी ग्रोथ कुछ तो FMCG इंडस्ट्री से भी लिंक्ड है, जो थोड़ा सा स्लो डाउन में, सिंगल डिजिट ग्रोथ में चल रही है। स्लो डाउन तो मैं नहीं कहूँगा, और अब GST की वजह से शायद इम्पैक्ट हो जाएगी इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर में। पर उसको अगर हम साइड में रखें तो जिस हिसाब से कंपनी का कंसिस्टेंट ग्रोथ ओवर द इयर्स रहा है और एक अच्छा बिजनेस मॉडल कंपनी ने बनाया है, जैसा मैंने कहा डोमेस्टिक और ग्लोबल OEM FMCG कंपनीज को करीब करीब सभी को सप्लाई है और एक बहुत अच्छा मार्केट शेयर है। 18-19% का एबिटडा मार्जिन है, 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी करंट PE रेशो, जैसा मैंने कहा, इस बाजार में अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनीज ढूंढना बहुत जरूरी है। तो 12-13 के फॉरवर्ड PE रेशो पे ये एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में GST का इम्पैक्ट क्योंकि जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर में स्पेशली FMCG सेक्टर पे रहेगा, तो हो सकता है हमें थोड़ा सेल्स डिप देखने को मिले और शॉर्ट टर्म शेयर परफॉर्म नहीं करे। अच्छा कुंज, ये बताइए, जो महाराष्ट्र में किसानों ने आंदोलन किया, उसके बाद कर्ज माफी की ऐलान राज्य सरकार ने किया, इस खबर को आपने किस तरह से रीड किया और आपको भी क्या थोड़ी चिंता हो रही है कि देश के दूसरे राज्य भी इसी तरह का मॉडल फॉलो कर सकते हैं फिर? और फिर बैंक्स पर आपका राय क्या है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पर आपकी राय क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। 2-3 चीजें हैं। एक तो हम पिछले 2-2.5 साल की इकोनॉमी को देखें तो शायद मार्केट के वैल्यूएशन टर्म्स में या हमको कंफर्ट नहीं रहा है और सिमिलरली कॉर्पोरेट अर्निंग्स टर्म्स में भी इतना कंफर्ट नहीं रहा है। पर ये 2-2.5 साल का पीरियड ऐसा रहा है जहां मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी में बहुत डिस्कनेक्ट रहा है। तो जैसा मैंने कहा, माइक्रो इकोनॉमी मतलब कॉर्पोरेट की अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं आई है, बट मैक्रो इकोनॉमी के फैक्टर्स बहुत इंप्रूव किए हैं और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था फिस्कल डेफिसिट का कंट्रोल होना। और रेगुलरली एवरी बजट में गवर्नमेंट ने अच्छा टाइट फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने का टारगेट रहा है। अब ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है, जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, महाराष्ट्र में हो गया, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी चल रहा है और अब कर्नाटक में भी अपोजिशन पार्टी, जहां सेंट्रल की रूलिंग पार्टी अपोजिशन में, उन्होंने डिमांड की है और ये एक प्रथा होगी, एक ट्रेंड होगा जो चलता जाएगा। तो ये मुझे लगता है क्लियरली एक बहुत शॉर्ट टू मीडियम टर्म, हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए भी नेगेटिव डेवलप हो गया है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि सब स्टेट्स अपना अपना फंडिंग करेंगी और हम नहीं देंगे पैसा। वो नहीं भी देते हैं तो सेंटर और स्टेट का फिस्कल डेफिसिट मिला के एक थोड़ा सा कंट्रोल के बाहर जा सकता है। सो जैसा मैंने कहा, 1-2-2.5 साल से एक जो अच्छी स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमी बन रही थी, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा था और उसी का इम्पैक्ट हमने देखा कि इन्फ्लेशन भी सिग्निफिकेंटली कम हो गया है। तो ये अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया और अगर ये फाइनेंसेस ठीक से मैनेज नहीं किए गए तो ये क्लियरली एक नेगेटिव जो है मैक्रो इकोनॉमी के लिए डेवलप हो रहा है। इसका दूसरा इम्पैक्ट जो आएगा वो ये आएगा कि शायद FMCG कंपनीज हुई, 2 व्हीलर कंपनीज हुई, टेलीकॉम कंपनीज हुई, जो रूरल कंजम्पशन एरिया रिलेटेड सेक्टर्स हैं, उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए, क्योंकि अब एक जो किसान को पेमेंट करने की जरूरत थी अपना लोन देने की या EMI देने की, वो नहीं है, या जो उसने पैसा साइड में रखा हुआ था अब जो माफ़ी मिल गई है,
तो वो कंजम्पशन में आएगा। तो हो सकता है मैक्रो बिगड़े पर अब माइक्रो इंप्रूव हो जाए सेलेक्ट सेक्टर्स में। जहां तक बैंक्स और स्पेशली मैं पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की बात करूं तो उनके लिए क्लियरली नेगेटिव है। इनफैक्ट अगर हम शेयर प्राइस मूवमेंट में बहुत सारे सेक्टर्स की बात करें तो नवंबर में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद करीब करीब सारे सेक्टर्स स्पेशली बीएफएसआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में रिकवर हो गए। आपकी एनबीएफसीज रिकवर हो गई, आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रिकवर हो गए, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी रिकवर हुए। खाली जो एक सेक्टर रिकवर नहीं हुआ वो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं और मुझे लगता है वो एक इम्पैक्ट अभी भी नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये ट्रेंड को देखते हुए सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं हमारा यहाँ भी कुछ माफ़ी मिल जाए या कुछ हम रीपेमेंट नहीं करें, हालांकि कंपनीज कोशिश कर रही हैं। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए क्लियरली नेगेटिव है। और बैंक्स पे मुझे नहीं लगता इतना इम्पैक्ट आएगा क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे स्पेशली गवर्नमेंट जो है वो ले लेगी। अब उनको कब कितने गैप के बाद में वो फंडिंग करती है वो एक अलग बात है। दूसरा एक कई बार इंप्रेशन बनता है कि बैंक्स के एनपीएस फार्मर्स या रूरल लोन वेवर की वजह से होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एनपीएस में एग्रीकल्चरल लोन या रूरल लोन का कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से 10% से भी कम है। वो एनपीएस जो है वो इंडस्ट्रीज की वजह से ही है और उसका ब्लेम रूरल वेवर पे नहीं डाला। जैसा मैंने कहा, मैं नहीं चाहता हूं कि रूरल या एग्रीकल्चरल लोन वेवर हो, पर फिर भी उसको लेके हम ये बोलें कि उसकी वजह से बैंक एनपीएस बढ़ जाएंगे, ये एकदम गलत बात है। तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक बात है, लॉजिकल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। बाजार इस बीच देखिए मजबूत है और बेहद इंटरेस्टिंग है। 9600 9650 की ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल भी यही ट्रेडिंग रेंज थी और आज भी अभी तक यही ट्रेडिंग रेंज दिख रही है क्योंकि 9614 आज का लो है और 9646 आज का हाई है। बैंक निफ्टी हम कह रहे थे कि देखिए 23400 23600 वो ट्रेडिंग रेंज है जिसमें आप नज़र रखिए। तो आज का लो 23446 का बनाया, उसके नज़दीक है और हाई 23588 का, यानी कि 23600 के पार अभी तक निकला नहीं। तो ये है। इस बीच कैडिला हेल्थ केयर को लेकर खबर आती दिख रही है। एक यूएस एफडीए से इन्हें भी जेटिया के लिए मंजूरी मिल गई। जेटिया के लिए काफी जेटिया के लिए सब आज दिल खोलकर यूएस एफडीए मंजूरी दे रहा है। ऐसा लगता है इस दवा के लिए सब बनाओ सब बेचो। ये एक इंटरेस्टिंग रुझान दिख रहा है। और क्या खबरें कुछ और यही है, मोरैया प्लांट से मिली है इसे खबर। ओके, मोरैया प्लांट से ये अप्रूवल मिलना और इंटरेस्टिंग है क्योंकि मोरैया प्लांट को लेकर चिंताएं थी कैडिला हेल्थ केयर। हाँ, और कुछ दिनों पहले भी एक दवा को वहाँ से मंजूरी मिली थी। तो ये दूसरी दवा है जो वहाँ पर एक तरह से मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। तो कैडिला हेल्थ केयर, देखिए इससे पहले हमने आपको कहा था सन फार्मा। ये देखिए ये जो दवा है ये बहुत इंपॉर्टेंट दवा है और भारतीय कंपनियां बनाती हैं और अमेरिका में बेचती हैं। तो बड़ा मार्केट है, जैसा $2 बिलियन का मार्केट है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है एक कंपनी नहीं कई कंपनियां हैं जो बनाती हैं दवा। तो किन किन कंपनियों को मंजूरी मिल रही है उसके ऊपर नजर रहेगी। कैडिला को भी मंजूरी मिल गई, सन फार्मा को भी मंजूरी मिल गई। तो ये दोनों स्टॉक देखिए एक्शन में। सन फार्मा लेकिन ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा। हाँ, सन फार्मा बढ़िया, लेकिन इसके साथ ही ग्लेनमार्क मुसीबत और बढ़ती दिख रही है। मुसीबत और बढ़ रही है। ये अब ग्लेनमार्क के लिए पहले एक ही कॉम्पिटिटर था, अब सन फार्मा के बाद कैडिला और कॉम्पिटिटर। तो ग्लेनमार्क पे नजर रखिएगा थोड़ी सी। जब रिपोर्ट्स आएंगी तब आपको पता चलेगा कि ग्लेनमार्क के लिए कितना नेगेटिव। फिलहाल चलिए, बाजार तो मजबूत है, अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए देखिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद पूरा का पूरा एक्शन कमोडिटी बाजार में जो हो रहा है प्रियंका लेकर आएंगी और आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। हम दोनों को दीजिए विदा। नमस्कार।